प्लेटो के स्टूडेंट और द अलेक्जेंडर ग्रेट के गुरु, वही अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया जीत के इंडिया में आकर हार गया। एरिस्टोटल का बचपन एक खोज थी, एक ऐसी खोज जिसमें सच तक पहुंचने की जिद थी, जैसे गौतम बुद्ध में थी, स्वामी विवेकानंद में थी और बहुत सारे महान व्यक्तियों में थी। सेम अगर आज के बाद आपको किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना, आप नोबडी कैन टेक्स यू डाउन। तो उन्होंने बोला है जो कंट्री या फिर स्टेट एग्जिस्ट करती है वो जस्ट एग्जिस्ट करती है टू प्रमोट द वर्च्यू एंड हैप्पीनेस ऑफ इट्स सिटीजन। इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल, द मास्टर ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। जब बात आए लॉजिक की, एथिक्स की और पॉलिटिक्स की, तो एक नाम जो हमेशा उठाया जाता है वो नाम है द एरिस्टोटल। अपनी सोच, अपने एटीट्यूड और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के दम पर इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। प्लेटो के स्टूडेंट और द अलेक्जेंडर ग्रेट के गुरु, वही अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया जीत के इंडिया में आकर हार गया। एरिस्टोटल ने सिर्फ फिलॉसफी तक अपनी सोच सीमित नहीं रखी, बल्कि साइंस, पॉलिटिक्स, एथिक्स और मेटाफिजिक्स जैसे कई डिसिप्लिन में अपने नाम का डंका बजवाया। लेकिन एक महान सोच को जन्म देने वाले दिमाग की कहानी सिर्फ उनके विचारों से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है एक बचपन से भरे दिमाग से जो हर चीज को जानने के लिए उत्सुक था। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये वैसा क्यों नहीं होता। एरिस्टोटल का बचपन एक खोज थी, एक ऐसी खोज जिसमें सच तक पहुंचने की जिद थी, जैसे गौतम बुद्ध में थी, स्वामी विवेकानंद में थी और बहुत सारे महान व्यक्तियों में थी। सेम वैसे ही ये सिर्फ एक नॉलेज की प्यास नहीं थी, ये एक जुनून था। उनके अंदर एक ऐसी आग थी जो सिर्फ नए विचारों से ही बुझ सकती थी, नए नए पर्सपेक्टिव, नए नए आइडिया से ही बुझ सकती थी। ये दुनिया को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि समझने की कोशिश करते थे। जब दूसरे बच्चे इनकी उम्र के खेलने में व्यस्त होते थे तब एरिस्टोटल हर चीज का लॉजिक ढूंढने में लगे रहते थे। उनका मन एक अनोखी बेचैनी से भरा था जो हर चीज का जवाब चाहता था। यह सिर्फ एक बचपन नहीं था, यह एक सोच का जन्म था, एक रेवोल्यूशन का आरंभ था। एरिस्टोटल के पिता एक राजा के फिजिशियन थे जिनका काम शरीर का इलाज करना था। शायद यही वजह थी कि एरिस्टोटल भी नेचर के भीतर छिपे रहस्य को समझना चाहते थे, क्योंकि लॉजिक की बात तो उनके घर में होती रहती थी, क्योंकि उनके पिताजी एक फिजिशियन थे। जब लोग कहानियों में जीवन का अर्थ ढूंढ रहे थे तब एरिस्टोटल फैक्ट्स और लॉजिक से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। एरिस्टोटल का जन्म स्टेगिरा नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था जो मैसिडोना के साम्राज्य का एक हिस्सा था। जब एरिस्टोटल 17 साल के हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनके सगे संबंधियों ने सोचा कि ये लड़का तर्क वितर्क में बहुत तेज है, तो इसे ऐसी जगह से स्टडी करनी चाहिए जहां पर इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, क्योंकि मैसिडोना उस टाइम ज्ञान का केंद्र नहीं था। वहाँ युद्ध और पॉलिटिक्स थी, पर फिलॉसफी और साइंस सिखाई नहीं जाती थी।
तो उस समय जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नॉलेज, ज्ञान का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो था एथेंस। एथेंस उस टाइम का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, जहां बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े दार्शनिक और स्कॉलर रहते थे। सोक्रेटिस, प्लेटो और अनेक्सोरस जैसे महापुरुष यहीं पे वास करते थे। एरिस्टोटल ने सुना कि एथेंस में एक महान स्कूल है, प्लेटो एकेडमी। वहां ना सिर्फ फिलोसफी और पॉलिटिक्स का अध्ययन होता है, बल्कि लॉजिक, साइंस, लैंग्वेज और न्याय शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, और उस पर डीपली चर्चा, तर्क वितर्क होता है। जिज्ञासा की आग एरिस्टोटल के अंदर जल रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें सच में दुनिया को समझना है तो उन्हें एथेंस जाकर प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। जब एरिस्टोटल एथेंस पहुंचे तब प्लेटो अपने एकेडमी में लेक्चर दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। प्लेटो के थॉट्स और आइडियाज एक नए पर्सपेक्टिव देते थे। वो कहते थे कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन आइडल फॉर्म विच इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, that we already discussed in the previous video about Plato. एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट बने, पर उनकी सोच उनसे थोड़ी अलग थी। बचपन से ही क्यूरियस माइंड के थे ये, तो एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट बनने पर उनके साथ थोड़ी ना उनकी जमी नहीं। वैसे तो सबसे प्रिय स्टूडेंट थे वो प्लेटो के। प्लेटो का मानना था कि द ट्रुथ कैन ओनली बी नोन बाय वट इज इनसाइड आवर माइंड, मतलब सच्चाई सिर्फ मन के अंदर की सोच से जानी जा सकती है। पर एरिस्टोटल का मानना था कि ट्रुथ कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्टडी ऑफ नेचर, मतलब सच्चाई नेचर के अनुभव और अध्ययन से मिलती है। इसी डिफरेंस ने एरिस्टोटल को एक नया दार्शनिक बनाया, एक ऐसा सोचने वाला जो प्लेटो के स्टूडेंट के रूप में शुरू हुआ, पर आखिर में अपनी ही अलग एजुकेशन सिस्टम को जन्म दे दिया। समय बीता और एक दिन एरिस्टोटल को मैसिडोनिया बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि वहाँ पे एक राजकुमार था, एक प्रिंस, जिसको उनको शिक्षा देनी थी, और वो राजकुमार थे अलेक्जेंडर। ये एक अनोखा मेल था, क्योंकि एक तरफ एक महान योद्धा जो दुनिया जीतना चाहता था, और दूसरी तरफ एक महान दार्शनिक, एक महान फिलोसोफर जो ज्ञान से संसार जीतना चाहता था। एक शाम जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके साथ एक माउंटेन पर चढ़ रहे थे, तो एरिस्टोटल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक महान किंग सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि लोगों, नेचर और विचारों को समझना भी जानता हो, यही सही शक्ति है। अलेक्जेंडर ने कहा, लेकिन गुरुवर, गुरुजी, अगर सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ है तो दुनिया पर राज कौन करेगा? एरिस्टोटल ने मुस्कुराते हुए कहा, राज वही करेगा जो समझेगा कि सत्ता सिर्फ शक्ति से नहीं, न्याय और तर्क से भी चलती है। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एथेंस लौट जाना चाहिए। शिक्षा खत्म हो गई, अलेक्जेंडर अपने रास्ते पे चले गए, तो ये वापस एथेंस आ गए। एथेंस लौटने के बाद एरिस्टोटल ने अपना स्कूल शुरू किया और उसका नाम था लाइसम। लेकिन ये प्लेटो की एकेडमी से बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटो की एकेडमी में लोग शांत बैठकर सोचते थे। वहाँ लाइसम में चलते चलते बहस होती थी, डिबेट होती थी, तर्क वितर्क होता था, नेचर देखी जाती थी, तर्क और प्रश्नों का अध्ययन किया जाता था। इसी वजह से इसे पेरिपेटेटिक स्कूल भी कहा गया, मतलब चलते चलते सीखना, चलते चलते डिबेट करना। कहा जाता है कि अगर आज हम रैशनैलिटी, डेमोक्रेसी और वर्च्यू की बात करते हैं तो उसके बीज
यानी सीड्स एरिस्टोटल ने ही 2500 साल पहले बोए थे। उनकी फिलॉसफी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। उनके आइडियाज, थॉट्स आज भी एक मशाल की तरह हैं जो समझ और ज्ञान के अंधकार को दूर करती है टाइम टू टाइम। एरिस्टोटल का मानना था कि ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, एक्सपीरियंस करने से भी आता है। उनके लिए तर्क, लॉजिक एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकती थी। साइंस हो या पॉलिटिक्स, एथिक्स हो या मेटाफिजिक्स, उन्होंने हर सब्जेक्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा और उसमें डीपली गए और नए नए विचार लेके आए। उन्होंने प्रूव किया कि ह्यूमंस एक पॉलिटिकल एनिमल है और सोसाइटी बिना लॉजिक के कभी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं सकती। उनकी लिखी निकोमैचन एथिक्स आज भी मॉरल फिलोसफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने अपनी लिखी हुई बुक पॉलिटिक्स में उन्होंने बताया कि सही पॉलिटिक्स वही है जो समझ के सभी लोगों का भला करे, जो समाज के सभी लोगों का भला करे। मेटाफिजिक्स में उन्होंने लिखा, द ट्रुथ ऑफ थिंग्स कैन बी नोन नॉट फ्रॉम देयर फॉर्म बट फ्रॉम देयर कॉज। यानी वस्तुओं का सत्य उनके रूप से नहीं, उनके कारण से भी जाना जा सकता है। एरिस्टोटल के विचार सिर्फ एक युग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को नए नए विचार सोचने के लिए प्रेरित करते रहे। जैसे श्री कृष्ण की गीता ने पता नहीं कितने युगों से लोगों को प्रभावित किया है और करते जा रहे हैं, सेम वैसे ही। तो चलिए समझते हैं कि एरिस्टोटल की फिलॉसफी सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका क्यों थी। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानेंगे एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एरिस्टोटल का लॉजिक, एथिक्स और क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ एरिस्टोटल फिलॉसफी। सो व्हाट इज रियलिटी? एरिस्टोटल ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्षय से कि अक्षय बताओ व्हाट इज रियलिटी। नहीं 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 नहीं, एरिस्टोटल नहीं पूछते, अक्षय जी पूछते हैं एरिस्टोटल से कि बाबा जी, गुरु जी, ये बताइए कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या? हमें ज्ञान दीजिए, हमें बताइए कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधारें। हमें ज्ञान दीजिए, हमें बताएं कि रियलिटी क्या है। व्हाट इज़ बीइंग, व्हाट इज़ ट्रुथ, सच्चाई क्या है, बीइंग क्या है। तो एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं अपनी मेटाफिजिक्स को एज द स्टडी ऑफ बीइंग इन इटसेल्फ rather than any particular kind of being such as physical or mathematical object. ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या है? हमें पता है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ह्यूमन बींग्स हम लगाते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, दीज आर ऑल बींग्स। लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग बींग्स जैसे बुक, मेरी पेन, मेरी फोटो, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, दीज आर नॉन लिविंग बींग। लिविंग बींग, my dog, my buffalo, my cow, me, myself, you, yourself are living being. But जो एरिस्टोटल है ना, वो अपनी मेटाफिजिक्स में ना एक पर्टिकुलर बीइंग की बात नहीं करते, क्योंकि बीइंग अगर बिल्कुल गहराई में जानने की कोशिश करें, बीइंग विच इज यूजिंग स्पेस। अगर स्पेस में कुछ चीज है तो वो बीइंग है, चाहे वो लिविंग बीइंग होगा चाहे नॉन लिविंग बीइंग होगा। जैसे मेरा फोन है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस कवर कर रहा है ना, दैट इज बीइंग। वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में उस बीइंग की हम स्टडी करेंगे, नॉट एक पर्टिकुलर बीइंग की, ये फिजिकल और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की, सभी बीइंग्स की, कि वो कैसे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। उन्होंने बोला कि
व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट? अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? यार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं हर फिलोसोफर, ये वाले क्वेश्चन की, व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अपनी ना आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या मतलब है अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसका मतलब क्या है एक्चुअल में? हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको? हमें उसके लिए स्पेस का यूज करना पड़ेगा कि एक स्पेस में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो केस जो स्पेस को यूज कर रहा है, इस तरह से कुछ, या किसी और तरीके से देखेंगे भाई साहब एरिस्टोटल ने कैसे डिफाइन किया। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी? वो एक पर्टिकुलर रियलिटी की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल। व्हाट आर फर्स्ट प्रिंसिपल? और ये फर्स्ट प्रिंसिपल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है एलन मस्क, उनके क्या विचार है फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप उनको सुने। तो ये वीडियो देखिए और ऑब्जर्व करिए कि एलन मस्क क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। And then I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. Me too type ideas. Yeah, Slight slight different take, iterations yeah. on a theme, and it's because it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world, and what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths, and say, okay, what are we sure is true, or as sure as possible is true, and then reason up from there. That takes a lot more mental energy. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feel has worked for you? Sure. So somebody could say, and in fact people do, that battery packs are really expensive, and that's just the way they'll always be, because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb, because if you applied that reasoning to anything new, then you wouldn't be able to ever get to that new thing. Right. It's like you can't say, horses, nobody wants a car because horses are great and we're used to them and they can eat grass and there's lots of grass all over the place, and there's no gasoline that people can buy, so people are never going to get cars. Right. People did say that, and for batteries, they would say, it's going to cost, historically it's cost $600 per kilowatt hour, and so it's not going to be much better than that in the future. And you say, no, okay, well, what are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, if we bought that in the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, it's like $80 per kilowatt hour. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes. तो जैसा कि आप इस वीडियो में देखा आपने, एलन मस्क ने बताया कि वो हर प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, हर प्रॉब्लम को जो अप्रोच करते हैं, वो करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। पर फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट प्रिंसिपल रेफर टू डू ए The first principle refer to a foundational concept or assumption that cannot be deduced from any other
proposition. It is a basic self-evident truth upon which further reasoning or argument are built. इसकी एग्जांपल अगर मैं साइंस में बताऊं आपको, तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है ना, जब तक उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अब ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, हम इसको डिड्यूस नहीं कर सकते. थर्ड प्रिंसिपल क्या था? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. क्या हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इसको भी डिड्यूस नहीं कर सकते. जैसा कि एलन मस्क ने एग्जांपल दी फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए, breaking a problem down its most basic element and reasoning up to from there, used by Elon Musk. उन्होंने एग्जांपल दी, instead of assuming existing battery prices, Musk broke down battery cost into a raw material and optimized production. उन्होंने बोला कि मान लो कि मेरी बैटरी जो पहले $100 में आ रही थी, अब ये देखो कन्वेंशनल थिंकिंग है कि बैटरी $100 की ही आती है, उसके कारण क्या हो रही थी, उनकी कार की कॉस्ट बढ़ रही थी. एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी $1000 की हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ $100 की. $100 की बैटरी थी, कार की कॉस्ट 20% इंक्रीज हो रही थी. तो उन्होंने बोला चलो इसको सोल्व करते हैं. बताओ बैटरी में क्या डलता है? मान लो एग्जांपल है कि बैटरी में जिंक और कोबाल्ट डलता है. तो उन्होंने बोला कि हाँ भी जिंक और कोबाल्ट कहाँ मिलता है, यहाँ पे, चलो उसको लो. उसको एक पर्टिकुलर लैब में लेके गए, उसको मिक्स किया, और जब उन्होंने अपने आप वो बैटरी बनाई तो उनको वो पड़ी नियर अबाउट $40 to $50. मतलब कितना मार्जिन कम कर दिया उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके. फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब चीज़ों को तोड़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ, वहाँ तक डिवाइड करो कि उसके बाद वो चीज़ डिड्यूस ही ना हो पाए. जैसे न्यूटन ने किया, वो चले गए सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल पे. उन्होंने बोला कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगी वो नहीं हिलेगी. अब इस चीज़ का कोई हमारे पास तोड़ ही नहीं है, इससे हम कम डिड्यूस चीज़ को कर ही नहीं सकते. तो जो मेरे एरिस्टोटल बाबा है ना, उन्होंने भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ किया. उनको भी जानना था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, व्हाट इज बीइंग, हाउ बीइंग एग्जिस्ट. उन्होंने बोला ना, व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट. अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या मीनिंग है? ये रेवोल्यूशनराइज क्वेश्चन है. अगर आप ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से फोकस से सुनोगे ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब. व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट? एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स एक्सप्लोर बीइंग को बीइंग द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ. ही एग्जामिन्स हाउ बीइंग कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट वेज. अब उन्होंने बोला कि हम बीइंग को कैसे समझ सकते हैं. अगर मेरा फ़ोन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर कोई पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो बोलते हैं हम अगर हमें बीइंग को समझना है ना, तो हमें समझना पड़ेगा डिफरेंट वेज से. वो डिफरेंट वेज कौन कौन से है? सब्सटेंस, एक्सीडेंट्स, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, ट्रुथ एंड कैटेगरी. वो बोल रहे हैं कि अगर आप इन 5 चीज़ों को समझ गए ना, तो आप समझ जाओगे कि बीइंग क्या होता है. ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सब्सटेंस. बीइंग एज ए सब्सटेंस, उनको वो औजिया भी बोलते थे. ग्रीक लैंग्वेज है, कुछ भी बोल लो. जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है ना सब्सटेंस का, औजिया का, ये फाउंडेशन है उनकी थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस की, मतलब रियलिटी की का. वो आर्ग्यू करते हैं द मोस्ट फंडामेंटल वे समथिंग इज, दैट इज द वे समथिंग ट्रूली एग्जिस्ट इज बाय बीइंग ए सब्सटेंस. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज सब्सटेंस. उन्होंने बोल तो दिया द मोस्ट फंडामेंटल वे समथिंग इज दैट इज, बट अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सब्सटेंस है क्या. हमने ये तो बोल दिया बीइंग एज ए सब्सटेंस, पर सब्सटेंस है क्या? ए सब्सटेंस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट. ये मैं नहीं बोल रहा, ये एरिस्टोटल ने ऐसा बोला. जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आज की टाइम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सब्सटेंस को लेके.
ये उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग है जो 2300 या 2400 साल पहले एरिस्टोटल ने दी थी। ओके, ए सब्सटेंस इज समथिंग, मैं ये इसलिए बताता रहता हूँ। कई बार क्या होता था जब मैं पढ़ता था ना फिलोसफी, तो जैसे मैंने एरिस्टोटल को पढ़ा तो मुझे लगता था कि आज के टाइम पे जो बंदों की अंडरस्टैंडिंग है सब्सटेंस को लेके वो यही है। तो मैं बहुत क्या बोलते खज्जल रहता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप परेशान रहो, डाउट में रहो। आपके लिए मैं चाहता हूँ बिल्कुल चीज़ें क्लियर कट और सिंपल हो। इसलिए मैं बार बार पे डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि आज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये सब्सटेंस को लेके, आज की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। पर एरिस्टोटल की अंडरस्टैंडिंग क्या है सब्सटेंस को लेके, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बैक टू द टॉपिक, ए सब्सटेंस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ रेदर देन डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स टू एग्जिस्ट। उसकी एग्जांपल वो क्या देते हैं, एक जो ट्री है ना वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, इट डज नॉट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर थिंग टू बी अ रियल। आप समझ रहे हो ये किसको काउंटर कर रहे हैं? ये थ्योरी ऑफ फॉर्म है ना जो प्लेटो की, उसको काउंटर कर रहे थे। क्योंकि प्लेटो क्या बोलते थे, जो मेरे सामने जो फिजिकल वर्ल्ड में सब्सटेंस है वो क्या है, एक कार्बन कॉपी है किसकी, परफेक्ट आइडिया की, परफेक्ट आइडिया ऑफ ट्री की। तो ये बोल रहे हैं जो मेरा ट्री है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। सेम एग्जांपल उन्होंने हॉर्स के लिए दी कि ए हॉर्स एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट इज नॉट जस्ट ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग एल्स। Substance for Aristotle is the core reality of things, while other aspects of existence like color, shape और location are secondary. Okay, तो उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सब्सटेंस और सेकेंडरी सब्सटेंस। तो जो प्राइमरी सब्सटेंस थे वो होते हैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थिंग। ए प्राइमरी सब्सटेंस, समझ आ गया ना, सब्सटेंस क्या होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम प्राइमरी को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी सब्सटेंस इज ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल थिंग दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। एग्जांपल सुनो यार, ए पर्टिकुलर हाउस, अलेक्जेंडर द ग्रेट का हॉर्स, महाराणा प्रताप का हॉर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉर्स, या फिर किसी अक्षय का हॉर्स। ए पर्टिकुलर ट्री, ए पर्टिकुलर पर्सन लाइक सोक्रेटिस या फिर अक्षय। दीज थिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट जस्ट क्वालिटीज और डिस्क्रिप्शन बट रियल एंटिटीज। ये बोल रहे हैं कि ये सारे पर्सन, ये जानवर, ये बंदे, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इनको रियलिटी में आने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। ये है प्राइमरी सब्सटेंस। और सेकेंडरी सब्सटेंस कौन से होंगे फिर, यूनिवर्सल एसेंस और कैटेगरी। ए सेकेंडरी सब्सटेंस इज द जनरल कैटेगरी और एसेंस दैट मल्टीप्लाई प्राइमरी सब्सटेंस शेयर। एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ हॉर्सनेस, the general essence that makes something a horse, the concept of treeness, the universal nature of trees, the human species, what all humans share in common. Secondary substance exist in the mind or as definition, but they are real in different way. They describe the essential characteristics that make primary substance what they are. अब आपको इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। उन्होंने बोला द ह्यूमन स्पीशीज, व्हाट आर ऑल ह्यूमन शेयर इन कॉमन। मान लो आपने अब तक सिर्फ एक ही इंसान देखा है, एक नहीं इंसान नहीं, सिर्फ इंडिया के लोग देखे हैं। आपको पता है कि जो एक इंसान होता है ना, एक मनुष्य होता है, उसकी दो आंखें होती है, दो कान होती है, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, दो टांगे होती है, दो हाथ होते हैं, पेट होता है, सिर होता है, बाल होते हैं। पर आपने कभी अफ्रीका का बंदा नहीं देखा। मैं आता हूँ आपके सामने, एक अफ्रीका का बंदा लेके आता हूँ और आपके सामने खड़ा कर देता हूँ और आपको पूछता हूँ ये क्या है। आप ऐसा बोल दोगे कि वो जानवर है? नहीं। आप कहाँ से शुरुआत करोगे?
दिस पर्सन इज ह्यूमन बट इट इज डिफरेंट। ये हमारे लोगों की तरह नहीं लग रहा, ये काफी लंबा चौड़ा है पर है तो इंसान। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस, सेम थिंग एप्लीकेबल टू अदर थिंग्स लाइक ट्री, हॉर्स। हॉर्स ब्राउन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, वाइट का भी हो सकता है, पर कॉमनैलिटी क्या है उसमें कि उसकी 4 टांगे होगी, एक टेल होगी, 2 आंखें होंगी, नाक होगा, इस साइज का होगा, इस शेप का होगा। उसमें कॉमनैलिटी क्या है? हॉर्सनेस। ओके, अब हमने समझा बीइंग एज ए सब्सटेंस। आगे बीइंग एज ए एक्सीडेंट्स इन एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स। एक्सीडेंट वो वाले एक्सीडेंट नहीं जब हम व्हाट्सएप चला रहे होते हैं गाड़ी चलाते चलाते और हमारा पूरा ध्यान व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम की रील पे चला जाता है और गाड़ी ठुक जाती है, वो वाला नहीं। ये एक्सीडेंट है इन एरिस्टोटल व्यू। वाइल सब्सटेंस इज द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ ए थिंग, there are also accidents like qualities that exist in a substance but do not define its core identity. What are accidents? Accidents are non essential property of a thing. They can change without altering what the thing fundamentally is. Unlike substances, accident cannot exist independently. They must exist in a सब्सटेंस। अगर मैं आपको एक्सीडेंट की एग्जांपल दूं तो लाइक ह्यूमन कलर, ह्यूमन का स्किन टोन, ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का बोलने का तरीका, उसके बालों का कलर, ये ह्यूमंस के बिना एग्जिस्ट थोड़ी ना कर सकते। तो ये बोल रहे हैं दीज आर एक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दी सब्सटेंस की, द हॉर्स सब्सटेंस है, एक्सीडेंट क्या है? इट्स कलर वाइट, ब्राउन, ब्लैक। ए पर्सन है, द इंडिविजुअल, उसकी हाइट, हेयर स्टाइल, पोस्चर, सिटिंग और स्टैंडिंग। ट्री, इट्स साइज, नंबर ऑफ लीव्स और सीजनल चेंजेस। मान लो मैं सारे पत्ते तोड़ के आपके सामने रख देता हूँ, मान लो आप बोल सकते हो कि ये पेड़ है। नहीं, मैं सारे पत्ते तोड़ के साइड को रख देता हूँ और पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं है, फिर भी आप उसको पेड़ ही बोलोगे ना, चाहे बिना पत्ते वाला पेड़ बोलोगे, पर बोलोगे तो पेड़ ही। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स एज पर द एरिस्टोटल। व्हाई डिड एरिस्टोटल कॉल देम एक्सीडेंट्स? अब क्वेश्चन आ गया भाई साहब कि उन्होंने एक्सीडेंट ही क्यों बोला, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं बोल दिया, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोला, उन्होंने कुछ और क्यों नहीं बोला? Aristotle called these properties accident because they are non-essential qualities that exist in a substance but do not define what it fundamentally is. Accidents are contingent. They may or may not be present, but their presence does not change the substance. Wow. They depend on substance. They cannot exist on their own. ये बोलना चाह रहे हैं in short कि एक्सीडेंट से ही वो उसके साथ आ गए हैं। अगर मान लो पेड़ आज ग्रीन है ना, तो ग्रीन प्राइमरी सब्सटेंस नहीं है, ग्रीन सेकेंडरी है, क्योंकि पेड़ रेड भी हो सकते थे। उनके चेंज होने से प्राइमरी सब्सटेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो? इन शॉर्ट, एक्सीडेंट्स आर प्रॉपर्टीज दैट मॉडिफाई ए सब्सटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स एसेंस। एसेंस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बीइंग एज एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स चेंज। अब उनको अक्षय ने पूछा भाई साहब अब जो आसपास चेंज है उसको भी डिफाइन करो थोड़ा सा। तो एरिस्टोटल बोलते हैं टेंशन की बात नहीं, हम इसको अपनी थ्योरी का पार्ट बना लेंगे। तो सुनो एरिस्टोटल जी क्या बोलते हैं। एरिस्टोटल एक्सप्लेन चेंज, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियलिटी, डायनेमिज्म, और ये ग्रीक लैंग्वेज में जो भी लिखा है, एंड एक्चुअलिटी, एनर्जिया, एंटेलल्चिचिया,
अब पता नहीं क्या लिखा है. दिस आइडिया हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स इवॉल्व फ्रॉम व्हाट दे कैन बी टू और व्हाट दे एक्चुअली बिकम. अब पोटेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियलिटी की डेफिनेशन देखिए हम, द कैपेसिटी ऑफ चेंज. Potentially refers to what something can become what has not yet achieved. Like एग्जाम्पल के लिए एक सीड क्या बन सकता है? एक सीड एक ट्री बन सकता है. एक चाइल्ड के पास क्या पोटेंशियल होता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा? काफ़ी सारा पोटेंशियल है. वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकता है, वो हिप हॉप रैपर भी बन सकता है, वो पॉलिटिशियन भी बन सकता है, वो फिलोसफर भी बन सकता है, और वो डाकू भी बन सकता है. ओके, तो potentiality means that something is not yet fully realized but has the ability to reach that state. Okay, अब second है actuality. Actuality means it is the realization of or fulfillment of what something was capable of becoming. Like a fully grown tree is the actualization of the seed's potential. Potential में क्या था? एक seed. एक्चुअलिटी में क्या है? वो पेड़ बन गया है. अब इसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं वो. इसका जो की आइडिया है वो है एक्चुअलिटी मीन्स दैट समथिंग हैज फुली अचीव्ड व्हाट इट वाज कैपेबल ऑफ. इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ए ट्रेन्ड म्यूजिशियन इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न म्यूजिक. जब बच्चा था तो उसके पास पोटेंशियल था देसी हिप हॉप रैपर बनने का. जब वो बड़ा हुआ तो वो यो हनी सिंह बन गया. अब वो रैपर बन चुका है. अब उसके पास वो पोटेंशियल नहीं है जो बच्चे के पास था. द प्रोसेस मूविंग फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी. तो अक्षय ने उनसे पूछा, सोक्रेटिस के चेले से मतलब एरिस्टोटल से, कि हम मूव कैसे करेंगे पोटेंशियल टू एक्चुअलिटी, ये कैसे मूव होता है? तो उन्होंने बोला, अ थिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी थ्रू एन एफिशिएंट कोज. द फोर्स और एजेंट दैट इनिशिएट द चेंज. वो कौन सी है? जैसे सीड था, कैन ग्रो इनटू ए ट्री. उसके पोटेंशियलिटी क्या है? सीड कैन ग्रो इनटू ए ट्री. एक्चुअलिटी क्या है? फुली ग्रोन ट्री. उसके बीच में आता है, कहते हैं एफिशिएंट कोज. वो क्या है? अब सीड के केस में एफिशिएंट कोज क्या है? वाटर, सॉइल, सनलाइट, मतलब नर्चरिंग कंडीशन. अब स्टूडेंट कैन लर्न ए लैंग्वेज, और एक्चुअलिटी में क्या आएगा? फ्लुएंट स्पीकर. पर एफिशिएंट कोज में क्या आएगा? स्टडिंग, प्रैक्टिस, टीचर्स गाइडेंस. दीज आर द एफिशिएंट कोज. तो प्लेटो के चेले भाई साहब जो है एरिस्टोटल, वो बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को मूव करना है पोटेंशियल टू एक्चुअल, तो हमें एफिशिएंट कोज के बारे में जानना चाहिए. जैसे अगर आपको अच्छे से फिलोसफी सीखनी है तो आपका एफिशिएंट कोज क्या है? आप अपना देसी फिलोसफर के चैनल्स की वीडियोस. यस, की आइडिया क्या था? देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स और कंडीशन दैट इनेबल अ थिंग टू मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू एक्चुअल. बट व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? हाउ चेंज हैपन इन नेचर, द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द पर्पस ऑफ थिंग. उन्होंने बोला कि हाउ दिस चेंज हैपन्स इन नेचर, एवरीथिंग इज इन ए प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स इट्स फुल पोटेंशियल. तो उन्होंने आंसर दिया, the nature of growth and development. A seed naturally develops into a tree, not a fish, because its inner potential guides its actualization. Things have a natural end goal. A tree aims to grow, a person aims to gain knowledge. उसको बोलते हैं टीलियोलॉजी. अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का पर्पस डिफाइन करना हो ना, तो एक वे है टीलियोलॉजी. जैसे हर माइथोलॉजी का अपना अपना तरीका है. अगर हम हिंदू के बारे में पढ़ें, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में पढ़ें, तो उनके अकॉर्डिंग पर्पस क्या है? उनके अकॉर्डिंग पर्पस है निर्वाणा, मुक्ति. एंड गोल क्या है? अगर आप गोल के हिसाब से पर्पस को डिफाइन करोगे
तो उसको हम बोलते हैं टेलियोलॉजी। आगे है बीइंग एज ए ट्रुथ। एरिस्टोटल बोलते हैं बीइंग विद ट्रुथ मीनिंग दैट समथिंग इज if it is correspond to reality. This perspective ties existence to knowledge and logic. ये बड़ा ही important है। आज भी इस particular being as a truth को use करते हैं। Truth as corresponds to reality. उन्होंने बोला a statement is true if it matches reality. Example, the tree is green is true if tree is actually green. The tree is blue is false if the tree is not blue. तो की आइडिया क्या था इसके पीछे? की आइडिया था कि जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन वेदर ए क्लेम एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड और नॉट। इसका बोलना है जो मेरा ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव है, नॉट सब्जेक्टिव, जैसे कि सोफिस्ट मानते थे। सेकंड है falsity as mismatch with reality. उसकी डेफिनेशन है a statement is false if it does not correspond to reality. एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे कि it is raining when sky is clear makes the statement false. Calling a dog a cat is false because it does not match reality. इसका आइडिया क्या है? की आइडिया falsity as mismatch with reality देने का। Falsity occurs when perception, belief or statement does not reflect reality. Like, अगर मैं बोलूँ कि मैं अगले साल CGI बनने जा रहा हूँ, this is my future prediction, पर मुझे पता लग रहा है कि अगले साल तो मैं जेल में चला गया, तो that is falsity because that is not matching with reality. Reality में तो मैं जेल में हूँ, पर मैंने क्या बोला था कि मुझे तो CGI बनना है। Okay? Third है knowledge as knowledge of truth. For Aristotle, to know something means knowing it as it truly is. Knowledge requires understanding reality correctly. This connect with logic, the law of reasoning, help us determine what is true. ये बहुत ही ज़्यादा important है यार। Being as a truth. The role of logic in truth. Aristotle developed formal logic to distinguish truth from falsehood. ये जो तीन है ना, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ द एक्सक्लूडिंग मिडल। जो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। कैसे? समथिंग कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। अगर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, डिबेट कर रहे होंगे, लॉजिक कर रहे होंगे, रीजनिंग कर रहे होंगे, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? उसका बेसिक प्रिंसिपल है या तो चीज़ सही होगी या गलत होगी, दोनों एक टाइम पे नहीं होगी। मालो ताली मारो भाई साहब, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। एग्जाम्पल, ए ट्री कैन नॉट बी बोथ कम्प्लीटली ग्रीन एंड कम्प्लीटली रेड एट द सेम टाइम। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए थिंग इज व्हाट इट इज। एग्जाम्पल, ए हॉर्स इज ए हॉर्स। अब हॉर्स को आप कुत्ता नहीं बोल सकते। लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल, ए स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स विद नो मिडल ग्राउंड। एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, या स्टेटमेंट ट्रू हो गई या फॉल्स हो गया। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये ट्रू भी लग रही है, ये फॉल्स भी लग रही है, ये दोनों ही हैं। नहीं। की आइडिया क्या था इसके पीछे? ट्रुथ मतलब सच्चाई, मतलब सत्य। फॉलो लॉजिकल प्रिंसिपल दैट हेल्प अस सेपरेट रियल नॉलेज फ्रॉम एरर। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट डिफाइंस हाउ वी एक्वायर नॉलेज। We understand things by knowing what is true about them. अगर मैं फ़ोन के बारे में जानना चाहता हूँ तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि उसके बारे में सच्चाई क्या है। फ़ोन देखने में फ़ोन है, एक अगर मैं फ़ोन बोलूँ तो मतलब एक वर्ड बोला मैंने और कितनी सारी उसकी नीचे चीज़ें हैं। जैसे फ़ोन की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, वेट भी है, कलर भी है,
टेक्सचर भी है, प्रॉपर्टी भी है, इसका अपना वर्किंग प्रिंसिपल भी है, इसका पर्पस भी है। बोले तो मैंने फ़ोन, पर इसके नीचे कितनी सारी चीज़ें थी अगर हम डीप 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 जाते रहे। It builds the foundation for science and philosophy. Correct reasoning helps us discover truth about the world. Wow. It connects being with thinking. To know being means knowing what is true about existence. वो बोलना चाह रहे हैं अगर आप बीइंग को जान रहे हो ना, तो आप जान रहे हो सत्य को। सत्यम शिवम सुंदरम, वही। अगर आप बीइंग को जान रहे हो तो आप सत्य को भी जान रहे हो, एग्जिस्टेंस को भी जान रहे हो, रियलिटी को भी जान रहे हो। सत्य इज इक्वल टू रियलिटी। बीइंग एज ए ट्रुथ में समरी, ट्रुथ corresponds to reality, falsehood mismatch with reality, knowledge is knowing what is true. अब इनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है? इनके अकॉर्डिंग नॉलेज है जानना कि रियलिटी क्या है, सही क्या है। लॉजिक हेल्प अस डिटरमाइन truth from falsehood. For Aristotle, being and truth are deeply connected. What exists is what is true, and knowing reality means knowing the truth. और पांचवी और आखिरी कैटेगरी है बीइंग की, बीइंग एज ए कैटेगरी। अब उन्होंने बोला एरिस्टोटल क्लासिफाई बीइंग इनटू 10 कैटेगरीज which are different ways in which something can be said to be. हम किसी को substance भी बोल सकते हो। Substance मतलब what something is. Example, human tree. Quality, quantity, relation, place, time, position, state, condition, action, passion. हम इस तरह से भी being को define या समझ सकते हैं। The category of a substance is the most fundamental, while the other categories describe property and relationship of a substance. So, in the conclusion, we can say that Aristotle's analysis of being provides a structured way of understanding reality. His concept of substance, accidents, potentiality, and actuality, truth, and categories shaped the foundation of Western philosophy, influencing metaphysics, logic, and science for centuries, not for years or weeks, for months, for centuries. Aristotle epistemology. इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसका क्वेश्चन सिंपल है भाई, हाउ डू वी नो एनीथिंग अबाउट रियलिटी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। हमने डिफाइन तो कर दिया कि रियलिटी क्या है। रियलिटी है बीइंग, और बीइंग को हम कैसे समझ सकते हैं? उन 5 तरीकों से। तो नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस, मतलब सेंस परसेप्शन। एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट ऑल नॉलेज स्टार्ट विद सेंसरी एक्सपीरियंस, मींस एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म और रैशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? एम्पेरिसिज्म ऑलवेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, एंड rationalism always based upon reasoning and logic. 2 plus 2 is equal to 4. Is it empirical or is it rational? Is it rational, not empirical? empirical evidence हमारे पास क्या होता है? हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो जब हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो हमारे पास empirical एविडेंस होता है ना। जब केमिकल का कलर चेंज हो जाता है, केमिकल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट आर एम्पेरिकल एविडेंसेस। इन लैब वी आर परफॉर्मिंग एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स। Our 5 senses perceive the world, gathering information about objects, their properties and changes. Example, you see a tree, feel it rough bark and smell its scent. आप पेड़ को देख रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको गले लगा रहे हो, उसकी खुशबू सूंघ रहे हो। तो एक तरह की आप नॉलेज ले रहे हो सेंसेस से। द माइंड एब्स्ट्रैक्ट्स यूनिवर्सल फॉर्म्स फ्रॉम पर्टिकुलर्स। While we perceive particular things like this particular tree,
our intellect extract universal properties, the concept of treeness. This process is called abstractions. Universal are not separate, as Plato believed with his theory of forms, but exist within things themselves. जैसे प्लेटो मानते थे कि ये जो ट्री है ये कार्बन कॉपी है, एक्चुअल जो परफेक्ट शेप है ट्री की वो एक जो दूसरी दुनिया है जिसको हम देख नहीं सकते वहाँ से आती है। बट एरिस्टोटल का ऐसा कुछ भी मानना नहीं था। वो बोलते थे कि जो एसेंस है किसी भी चीज़ की वो उसी से जुड़ी होती है, ना कि किसी और जगह से आती है। जैसे ट्री की ट्रीनेस वो उसी में है, ना कि एक इल्यूजन एक पर्टिकुलर दूसरी दुनिया से आ रही है। तो उनसे पूछा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे है, तो उन्होंने बोला इसके पीछे 4 कारण है, 4 कॉजेज। ही एक्सप्लेन 4 कॉजेज टू एक्सप्लेन रियलिटी। टू ट्रूली नो समथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कॉजेज। मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज। मटेरियल कॉज क्या है? व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, लाइक सब्सटेंस। व्हाट इज मेड अप ऑफ? वुड ऑफ ए चेयर। फॉर्मल कॉज में क्या आएगा? इट्स शेप और एसेंस, द डिजाइन ऑफ द चेयर। एफिशिएंट कॉज में क्या आएगा? व्हाट ब्रिंग्स इनटू बीइंग अ कारपेंटर। ट्री के केस में क्या था? धूप, पानी। फाइनल कॉज, इट्स पर्पस और फंक्शन। teleology. Why knowing these causes we scientifically and philosophically understand reality. अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है? टू अंडरस्टैंड द बीइंग, दैट इज रियलिटी। हम कैसे जान सकते हैं? इन 4 कॉजेज के कारण। For Aristotle, we know reality through experience, abstraction, logic, causality, and scientific reasoning. Unlike Plato, who believed in innate knowledge of abstract forms, Aristotle insists that knowledge starts with the senses and is built through systematic reasoning. But एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें कैसे पता जो हमारी थिंकिंग है वो करेक्ट है? हम कैसे मान लें कि जो एरिस्टोटल बोल रहा है सब कुछ सच है? Aristotle provides a structured approach to ensuring that our thinking is correct, primarily through logic, experience, and systematic reasoning. His method focused on avoiding errors using valid reasoning and aligning thought with reality. अभी तक हमने मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ लिया है एरिस्टोटल की, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया है एरिस्टोटल की। अब हम जानेंगे उन्होंने लॉजिक के ऊपर क्या काम किया और हमें क्या ज्ञान दिया। तो लॉजिक द फाउंडेशन ऑफ करेक्ट थिंकिंग। एरिस्टोटल डेवलप फॉर्मल लॉजिक टू इंश्योर करेक्ट रीजनिंग। द की प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोटल लॉजिक इंक्लूड, मैं बार बार ना डिस्क्लेमर देता रहता हूँ, द की प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोटल लॉजिक इंक्लूड्स। एरिस्टोटल प्रिंसिपल ये डिस्क्लेमर है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ थॉट, जो हमारी सोच है ना उसके 3 फंडामेंटल लॉ है। कौन कौन से? लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। दीज आर 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ अवर थॉट। चलो एक एक करके इसको समझते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, A equals to A. It means a thing is what it is. A tree is a tree. अगर किसी को हमने आइडेंटिटी दे दी है ना ट्री की, तो वो ट्री ही है, उसको हम फिर कुछ और नहीं बोल सकते। ओके। सेकंड है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। Something cannot be both true and false at the same time. A tree cannot be both entirely a tree and entirely not a tree at the same time. Third है
Law of excluded middle. A statement is either true or false. There is no middle ground. The tree is either alive और नॉट अलाइव. ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स है यार. यहीं से सारी सोच शुरू होती है. खुद सोचो, अगर मान लो एरिस्टोटल ने लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन नहीं दिया होता, या लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल नहीं दिया होता, या लॉ ऑफ आइडेंटिटी नहीं दिया होता, मान लो कि आज तक भी हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो अगर हम डिबेट करते, मैं बोलता कि भाई साहब ये ट्री रेड है, आप बोलते ये ट्री ग्रीन है, तो सच क्या होता? हमारी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि या तो ट्री ग्रीन होगा या रेड होगा, दोनों एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते. पर वो क्या है? वो है फर्स्ट प्रिंसिपल. वो किसने दिया? एक महान पुरुष ने 2500 साल पहले. इफ अवर थिंकिंग फॉलोज दिस लॉ, इट इज इंटरनली कंसिस्टेंट एंड लॉजिकली वैलिड. ये आज भी हम फॉलो करते हैं. अगर आपको अपनी थॉट को क्रिटिकल थिंकिंग में कन्वर्ट करना है, तो इन 3 लॉ को कंठस्थ कर लो. आप क्रिटिकल थिंकर बन जाओगे इन 3 लॉज को फॉलो करके. द साइलोज्म पहले दिया उन्होंने, द 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ थॉट, अपने लॉजिक को डिफाइन करने के लिए. सेकंड बोला उन्होंने टेस्टिंग रीजनिंग फॉर वैलिडिटी. एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस साइलोज्म, a method to check if reasoning is valid. Example: all humans are mortal. That is universal truth. Socrates is human. Particular case. Socrates is mortal. It means conclusion follow logically. It premises the true and the reasoning is valid. The conclusion must also be true. मान लो वो बोल रहे हैं ये है डिडक्शन, ये लॉजिक है डिडक्शन बेस्ड. उन्होंने बोला कि सारे जो इंसान है ना दुनिया के, वो मॉडल है. सोक्रेटिस भी एक इंसान है, इसका मतलब सोक्रेटिस भी मॉडल है. इसको बोलते हैं साइलोज्म. एक्सपीरियंस एंड एम्पेरिकल वेरिफिकेशन. पहले हमने क्या पढ़ा लॉजिक में, करेक्ट थिंकिंग में द 3 फंडामेंटल ऑफ थॉट, द साइलोज्म. अब हम पढ़ेंगे लॉजिक में ही एक्सपीरियंस एंड एम्पेरिकल वेरिफिकेशन. एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट ट्रू नॉलेज comes from experience. Thinking is correct when it aligns with empirical reality. हमारी सोच बिल्कुल सही होगी अगर वो एम्पेरिकल रियलिटी से मैच करती हो, अलाइन करती हो. कैसे? अवर सेंस प्रोवाइड रॉ डाटा. जैसे मेरे सामने पेन पड़ा है, मान लो कि आज से पहले मुझे पता नहीं था कि इस पर्टिकुलर चीज़ को पेन बोलते हैं, तो क्या मुझे सच के बारे में पता था? नहीं. इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मुझे पेन दिख नहीं रहा था. मुझे पेन दिख रहा था पर मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था. जब मुझे किसी ने बताया इसको पेन बोलते हैं, तो जब अगली बार मैं इसको देखूंगा तो मेरे दिमाग में एकदम से आएगा ये तो पेन है. यही वो बोल रहे हैं, आवर सेंसेस प्रोवाइड रॉ डाटा, द माइंड एब्स्ट्रैक्ट्स जनरल प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल. मैं हर बार जब भी पेन को देखूंगा तो मुझे पेन नहीं बोलना है उसको. मैं उसको कुछ और नहीं बोल सकता, मैं फ़ोन नहीं बोल सकता उसको, मैं बुक नहीं बोल सकता. ओके. उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, इफ वी बिलीव फायर इज हॉट वी कैन टेस्ट दिस थ्रू रिपीटेड एक्सपीरियंस. इफ फायर इज ऑलवेज हॉट आवर थिंकिंग इज करेक्ट. फायर इज हॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. Avoiding fallacies and errors. Thinking can go wrong due to fallacies. Aristotle identified common mistakes like hasty generalization, drawing conclusion from insufficient data,
false causes, mistaking correlation and causation, equivocation, using words with different meaning ambiguously. By avoiding this, we improve the accuracy of our thought. Coherence, thought must be internally consistent. वो बोलना चाह रहे हैं कि जो थिंकिंग है कैन गो रॉन्ग ड्यू टू फॉलसीज, एरर इन द रीजनिंग. कैसे? एरिस्टोटल डिफाइंस कॉमन मिस्टेक्स. अवर बिलीफ शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. लाइक जो मेरे सोफिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे? सोफिस्ट बोलते थे कि जो एक पर्टिकुलर बंदे का परसेप्शन है वही सत्य है उसके लिए. तो प्लेटो बोलते मेरे लिए सोफिस्ट के प्रति परसेप्शन है कि सोफिस्ट गलत है. इसका मतलब सोफिस्ट क्या कर रहे हैं? अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. वही प्लेटो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं. प्लेटो ने वहाँ से ये आइडिया उठा लिया. आवर बिलीफ शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. इफ टू आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट एटलीस्ट वन मस्ट बी रॉन्ग. एग्जाम्पल, इफ वी बिलीव ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल एंड आल्सो बिलीव सोक्रेटिस इज इमॉर्टल, आवर थिंकिंग इज फ्लॉड. अगर सारे इंसान मॉर्टल है तो सोक्रेटिस अगर इंसान है तो वो इमॉर्टल कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. दया दाल में कुछ गड़बड़ है. प्रिंसिपल नहीं, प्रैक्टिकल विजडम. अप्लाइंग थॉट टू एक्शन. एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश थ्योरेटिकल नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिकल विजडम. कैसे? थ्योरेटिकल नॉलेज सीक्स एब्सोल्यूट ट्रूथ. प्रैक्टिकल विजडम एंश्योर आवर थिंकिंग लीड्स टू गुड डिसीजन इन रियल लाइफ. वाह. जो बोल रहे थे कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना वो हमें बताती है एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, पर जो प्रैक्टिकल विजडम है ना वो एंश्योर करती है कि जो हमारी थिंकिंग है ना विच लीड्स टू गुड डिसीजन इन रियल लाइफ, वो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कंक्लूड कर सकते हैं हम अपने इस लॉजिक के वर्क को, एरिस्टोटल के लॉजिक के वर्क को. वी नो आवर थिंकिंग इज करेक्ट इफ इट, इसको शायद स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फॉलो लॉजिकल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ थॉट एंड सैलोजम, मैचेस ऑब्जर्वेबल रियलिटी, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, avoids contradiction and falsities, is coherent and internally consistent, leads to effective decision making. Aristotle logic plus experience plus consistency model remains a powerful way to ensure correct thinking. अगर आज के बाद आपको किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. आपको nobody can takes you down, baby. Nobody. What is the significance of Aristotle logic in today's world? First is foundation of critical thinking. मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है तो एरिस्टोटल के लॉजिक को अच्छे से समझ लो. It helps in analyzing arguments, detecting fallacies, and ensuring clear reasoning in debates, law, and education. Scientific method and rational inquiry. His deductive reasoning and emphasis on systematic classification influence modern scientific research and hypothesis testing. Third है technology and artificial intelligence, legal and ethical decision making, problem solving and innovation. जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल को आज भी यूज कर रहे हैं कौन? एलन मस्क जैसे बंदे, बड़े बड़े बंदे. अब बात आती है एरिस्टोटल के एथिक्स की थ्योरी की. उन्होंने क्या काम किया एथिक्स को लेके? तो जो एरिस्टोटल के पर्पस था ना एथिक्स का, द पर्पस ऑफ एरिस्टोटल एथिक्स इज टू एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स कैन अचीव हैप्पीनेस एंड लिव ए गुड लाइफ. उनका बड़ा ही सिंपल पर्पस था एथिक्स की खोज करने का, कि कैसे एक इंसान खुशी भरी ज़िंदगी जी सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके. तो उन्होंने क्या किया? दो चीज़ों के ऊपर काम किया, द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल के एथिक्स और स्टेट के एथिक्स. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले द इंडिविजुअल.
Aristotle ethics are grounded in practicality and moderation, unlike Plato's more idealistic approach. Aristotle focused on what is achievable in real life rather than pursuing unattainable ideals. His ethical system is built on the idea of sammanbanam, the highest good, which he identifies as happiness. However, happiness for Aristotle is not about pleasure or subjective feeling, but about living a virtuous life in accordance with reason. इसके लिए उन्होंने 6 की पॉइंट दिए. उनका मानना था कि सबसे पहले जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी ना एथिक्स की, वो प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड थी, अनलाइक प्लेटो जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे. मतलब वो मैब्रिक के भी ना बाप थे. बट एरिस्टोटल ने फोकस किया कि अचीवेबल क्या है, क्योंकि जो प्लेटो के एथिक्स की थ्योरी थी ना, एरिस्टोटल ने बोला कि वो अचीवेबल नहीं है. अगर वो अचीवेबल नहीं है तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे. तो एरिस्टोटल ने ध्यान दिया प्रैक्टिकलिटी पर, अचीवेबिलिटी पे, कि ऐसी चीज़ जो इंसान अचीव कर सके. उनका जो एथिकल सिस्टम है उसका जो बेस है ना वो है द हाईएस्ट गुड. उन्होंने बोला कि हर इंसान जो कार्य करता है ना, चलो आगे जानते हैं इसको 6 की पॉइंट से डिटेल में, रदर देन मैं अभी आपको समझा दूं पूरा. फर्स्ट है द इंडिविजुअल, द समन बनम हैप्पीनेस. एरिस्टोटल आर्ग्यू दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस एम एट गुड. उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन एक्शन का जो एम होता है ना वो गुड की तरफ होता है, एंड द अल्टीमेट गुड इज हैप्पीनेस. उन्होंने बोला इंसान जो भी काम करता है अच्छे के लिए ही करता है. उनसे गलत काम हो जाते हैं, पर इंसान की जो फितरत है ना, इंसान की जो इंटेंशन है, डेट इज व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग, वो है अच्छे काम करने की. और अच्छा काम क्या है? द अल्टीमेट गुड इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट अ फ्लीटिंग फीलिंग ऑफ प्लेजर, बट ए लाइफ ऑफ वर्चुअस एक्टिविटी इन लाइन विद रीजन. उन्होंने बोला कि जस्ट एक प्लेजर नहीं है हैप्पीनेस, एक वर्चुअस एक्टिविटी है जो इनलाइन है रीजन के साथ. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हिज लॉजिक एंड रीजन. While everyone agrees that happiness is the goal, people disagree on what happiness means. Because some think it's pleasure, other wealth, honor, on virtue. हम सब की ना हैप्पीनेस अलग अलग होती है. किसी की हैप्पीनेस प्लेजर है, टोटली प्लेजर. किसी की हैप्पीनेस वेल्थ है, किसी की हैप्पीनेस है कि सभी मुझे रिस्पेक्ट करें, किसी की हैप्पीनेस है कि सभी मुझे सुने, किसी की हैप्पीनेस है कि मैं एकांत में अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे वैराग्य प्राप्त करना है. हर बंदे की अपनी अपनी हैप्पीनेस है. सेकंड है वर्च्यू एंड रीजन. एरिस्टोटल डिफाइंस वर्च्यू एज द एक्सीलेंस ऑफ फंक्शन. फॉर ह्यूमंस दिस मीन्स लिविंग अकॉर्डिंग टू रीजन, अवर हाईएस्ट फैकल्टी. उन्होंने बोला कि जो वर्च्यू है ना वो है एक्सीलेंस ऑफ फंक्शन. उन्होंने बोला इसका मतलब कि हमें इंसानों को अपनी जिंदगी जीनी है एज पर द रीजन. फिर उन्होंने क्या किया, वर्च्यू को डिवाइड किया 2 टाइप्स में. एक इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, एक मोरल वर्च्यू. इंटेलेक्चुअल वर्च्यू मतलब related to reason and wisdom, like knowledge and understanding. Second, moral virtue, related to character and the control of desires, courage and temperance. उन्होंने बोला कि 2 टाइप के वर्च्यू होते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मोरल वर्च्यू, जो कि हमें फॉलो करने हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट गुड इज हैप्पीनेस,
थर्ड है द डॉक्ट्रिन ऑफ ए मीन. मोरल वर्च्यू इज अबाउट फाइंडिंग द गोल्डन मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी. क्या मतलब है इनके बोलने का? इन्होंने बोला कि हमें ना मध्यम मार्ग चुनना है. जैसा कि महात्मा बुद्ध भी बोल के गए हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, बीच वाला रास्ता. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने पक्का यूट्यूब पे महात्मा बुद्ध को सुना होगा, वहीं से इंस्पायर हुए हैं ये पक्का. एरिस्टोटल एग्जाम्पल भी दी उन्होंने बोला करेज इज द मीन बिटवीन कावर्डनेस एंड रेकलेसनेस. कावर्डनेस मतलब डेफिशिएंसी, रेकलेसनेस मतलब एक्सेस. मतलब आप कावर्ड भी नहीं होने चाहिए, आप जुनूनी भी नहीं होनी चाहिए. इतना जुनून की एक्सेस में हो जाए, लोग आपको पागल बोलने लग पड़े. करज में एक बैलेंस होना चाहिए. दिस मीन द मीन इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है. इट्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन. जो कहते हैं जो मध्यम रास्ता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर. यार आप समझ रहे हो ना एरिस्टोटल क्या बोलना चाह रहा है? प्लीज़ इन चीज़ों को ना लाइटली मत लेना. इसको ऐसे मत लेना कि ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है. एथिक्स कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है. हम डेली एथिक्स फॉलो करते हैं अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने वर्किंग कल्चर में फॉलो करते हैं, हर जगह. और फिलोसफी को एज ए सब्जेक्ट मत पढ़ो. फिलोसफी को पढ़ो कि मुझे जानना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है कि मेरे आसपास की दुनिया क्या है. अगर आप इस इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, इस इंटरेस्ट से इन चीज़ों को देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. नेक्स्ट है हैबिट एंड प्रैक्टिस. उन्होंने बोला वर्च्यू इज नॉट इनेट बट डेवलप थ्रू हैबिट एंड प्रैक्टिस. बाय रिपीटेडली चूजिंग वर्चुअस एक्शन वी कल्टिवेट गुड करेक्टर. Aristotle emphasized the importance of education and environment in shaping virtuous habit. उन्होंने बोला कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शेप करता है हमारी हैबिट को. नेक्स्ट है एक्सटर्नल गुड्स. While virtue is the core of happiness, Aristotle acknowledged the external good like health, wealth, friends, because his think it is played an a role which is achieving a good life. External goods are not good in themselves, but are means to living virtuously. As we already discussed, what is the meaning of mean? Freedom to will. Aristotle believes in free will and the ability to choose between good and evil. He rejects the idea that knowledge alone guarantee virtuous action, which is a critique of Socrates. उनका मानना था कि हर इंसान के पास फ्री विल है, वो गुड और इविल के बीच में खुद चुनते हैं. उन्होंने ये आइडिया भी रिजेक्ट किया कि नॉलेज गारंटी देती है वर्चुअस एक्शन का. जैसे हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल है कि एक पढ़ा लिखा बंदा, एक पीएचडी किया हुआ बंदा चोरी कर सकता है, किसी का रेप कर सकता है, किसी को मार सकता है. अगर जब वो बंदा किसी को मारेगा, डज इट वर्चुअस एक्शन? नो. उस बंदे के पास इतनी अच्छी नॉलेज है तभी तो वो पीएचडी कर पाया. तो एरिस्टोटल ने बोला नॉलेज डजंट गारंटी अ वर्चुअस लाइफ. नेक्स्ट है वो थे इंडिविजुअल के एथिक्स या स्टेट के एथिक्स. तो एरिस्टोटल बोलते हैं एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिज एथिक्स. ही सीज द स्टेट एज essential for human flourishing as humans are natural political animals. The state provides the structure for individual to live virtuous lives. उन्होंने बोला कि अगर स्टेट नहीं होगी तो कोई हैप्पीनेस नहीं होगी, कोई वर्चुअस लाइफ नहीं होगी, क्योंकि लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति खुल के जी सकता है, एक वर्चुअस लाइफ जी सकता है, कैसे? अगर उसके पास एक सिक्योरिटी होगी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी. मान लो मैं रात को सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ
और मुझे पता लग रहा है आसपास मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो उड़ा दिए गए बम के साथ। तो आपको क्या लगता है मैं एक वर्चुअस लाइफ जी पाऊंगा जहाँ मुझे हर टाइम यही डर रहेगा कि आज मेरी बारी, आज मेरी बारी? तो ऐसे थोड़ी ना मैं जी पाऊंगा। उन्होंने बोला द स्टेट एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, द स्टेट अराइजेज नेचुरली फ्रॉम द फैमिली एंड विलेज कम्युनिटीज. It is not just a collection of individual but an organic whole with its own life and purpose. The state exists to promote the virtue of happiness of its citizens. उन्होंने बोला कि जो स्टेट है वो नेचुरली फॉर्म होती है। जैसे सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से क्या बनता है? फैमिली। फैमिली से क्या बनती है? सोसाइटी। सोसाइटी से क्या बनती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता है? एक पूरा गांव। एक पूरे गांव से अब वही 10, 15, 20, 25 गांव हो जाएंगे तो क्या बनेगा? एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट। अब काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फिर क्या बनेगा? स्टेट। काफ़ी सारे स्टेट इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या बनेगा? एक कंट्री। तो उन्होंने बोला है जो कंट्री या फिर स्टेट एग्जिस्ट करती है वो जस्ट एग्जिस्ट करती है टू प्रमोट द वर्च्यू एंड हैप्पीनेस ऑफ इट्स सिटीजन। सबसे जो मेन रोल है स्टेट का, एक कंट्री का, वो है वो प्रमोट करे हैप्पीनेस एंड वर्च्यू ऑफ इट्स सिटीजन्स। वो सिटीजन्स कौन है? मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। उनका मानना था कि द स्टेट एज एन ऑर्गन, स्टेट एक ऑर्गन है। एरिस्टोटल कंपेयर द स्टेट टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर द whole, the state and its part, individuals, are interdependent. The state is prior to the individual in importance because it provides the framework for individuals to achieve their potential. अब इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है? इन दोनों लाइनों का मतलब है, पहली लाइन का मतलब है, मान लो कि हमारी बॉडी स्टेट है। अब वो बोलना चाहते हैं जो हमारे ऑर्गन है ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। लाइक अगर मेरा पूरी बॉडी एक स्टेट है, बाकी उसके जो ऑर्गन है ना वो इंटरडिपेंडेंट है। लाइक अगर मेरे पास हार्ट नहीं होगा तो क्या मेरी किडनी और लीवर किसी काम के रहेंगे? या फिर मेरा लीवर नहीं होगा तो बाकी मेरे ऑर्गन किसी काम के रहेंगे? उसी तरह जितनी इम्पोर्टेंट स्टेट है उतने ही इम्पोर्टेंट उसके ऑर्गन है। उसके ऑर्गन मतलब इंडिविजुअल, सोसाइटी, विलेज, स्टेट्स। उन्होंने बोला जो मेरी स्टेट है ना वो प्रायर टू द इंडिविजुअल है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? प्रायर टू द इंडिविजुअल है, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने बोला कि स्टेट पहले है और इंडिविजुअल बाद में है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो इस पर्टिकुलर आइडिया पे ना बहुत डिबेट है। कोई बोलेगा नहीं इंडिविजुअल पहले है स्टेट बाद में है, कोई बोलेगा स्टेट पहले है इंडिविजुअल बाद में है। इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी बहस हुई है कई सालों तक। आपको ये छोटी सी बात लग रही है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक इंडिया और यूएसए में इन्हीं चीज़ों में डिफरेंस है। जैसे यूएसए में एक इंडिविजुअल को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, एक इंडिविजुअल के राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वैसे इंडिया में इंडिविजुअल के राइट्स को तो प्रेफरेंस दी जाती है पर सोसाइटी के राइट्स को भी काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है। तो उन्होंने बोला इसी कारण उन्होंने बोला कि स्टेट प्रायर टू द इंडिविजुअल बिकॉज इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल टू अचीव देयर पोटेंशियल। उन्होंने बोला कि अगर स्टेट ही नहीं रहेगी, उनका इन सिंपल टर्म्स उनका कहने का मतलब था कि अगर स्टेट ही नहीं रहेगी तो इंडिविजुअल क्या करेगा? वो अपने पोटेंशियल को कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा अगर स्टेट नहीं होगी। आगे है क्रिटिक ऑफ प्लेटो आइडल स्टेट। उन्होंने बोला कि भाई साहब आइडल स्टेट के पीछे मत भागो, ये सिर्फ सपने हैं और सपने और इतने खतरनाक सपने हैं जो कभी अचीव ही नहीं होंगे। खुद सोचो पिछले 2500 साल से कभी ये अचीव ही नहीं हुआ। Aristotle criticized Plato's utopian and his idea of abolishing the family and private property. वो बोलते हैं कि जैसे प्लेटो बोलते थे ना
कि कोई फैमिली वैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली इज़ द सोर्स ऑफ करप्शन। बट एरिस्टोटल बोलते हैं नहीं, फैमिली तो होनी चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। बंदे को कैसे मोटिवेशन मिलेंगी, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन कैसे मिलेंगी यार? एक राजा है, एक सैनिक है, एक वॉरियर है, उसको क्या लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का काम सिर्फ यही है? इससे अच्छा तो मैं भाई साहब नीचे एपेटाइट में चला जाता, मज़े से ज़िंदगी जीता, BMW रखता, रॉयल रोल्स रखता और ऊंचे ऊंचे गाने लगा के घूमता गलियों में। ये क्या, एक भल्ला लेके पूरी गलियों में घूमते रहो, ना कोई घर ना कोई ठिकाना, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों मैं हूँ परवाना। He also rejects Plato idea of a philosopher king, arguing that no single ruler can be perfectly wise. उन्होंने बोला कि भाई साहब ये फिलोसफर किंग का आइडिया कुछ जम नहीं रहा। आपके पास क्या गारंटी है कि वो बंदा बेईमान नहीं होगा, वो बंदा करप्ट नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। माना कि उसके पास विजडम होगी, पर ये भी क्या गारंटी है? मान लो कि वो ईमानदार बंदा है, ठीक है, मान लिया ईमानदार बंदा है, पर आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि वो जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके सामने, वो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो मोदी जी फिलोसफर किंग होते हैं, मान लो, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने एनर्जी की प्रॉब्लम है, इंडिया के सामने करप्शन की प्रॉब्लम है, इंडिया के सामने टेररिज्म की प्रॉब्लम है, अब तो AI भी प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मुझे तो ऐसे लगता है इंडिया का सिनोनिम प्रॉब्लम ही है। तो वो बोलते हैं एरिस्टोटल कि एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा, एक नन्ही सी जान भाई साहब क्या क्या करेगी? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने डिफाइन किया कि कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल डिफाइंस और आइडेंटिफाइज 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू गुड एंड करप्ट टाइप्स। एरिस्टोटल ने ना पता नहीं 40-50 वो नगरों में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट किस टाइप की है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। तो उन्होंने सारा कुछ, सारी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर ली। वो जाते थे अपने शिष्यों के साथ साथ, काफ़ी साल घूमे वो। तो उन्होंने की ऑब्जर्वेशन क्या थी, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी उनके अकॉर्डिंग? मोनार्की, रूल बाय वन वर्चुअस लीडर, ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी रहती है। उस टाइम के अकॉर्डिंग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय ए फ्यू वर्चुअस इंडिविजुअल्स। पॉलिटी, constitutional republic, ruled by many for the common good, like India. This is a good form of government and this is a corrupt form of government. Tyranny, ruled by one selfish leader. Oligarchy, ruled by a few wealthy individuals. Democracy, ruled by the poor for their own benefit. यार ये बड़ी बेइज्जती करती है भाई साहब, ये तो बेइज्जती होगी हमारी। डेमोक्रेसी, चाइना वाले बड़े खुश होते होंगे, मुझे तो लगता है उन्होंने हर जगह एरिस्टोटल के ही पुतले लगाए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सही नहीं है, तो चाइना वाले तो फूले नहीं समा रहे होंगे। उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे डेमोक्रेसी कुछ और रहती थी। उस टाइम पे डेमोक्रेसी क्या होती, ना वुमेंस के पास वोटिंग राइट्स, ना स्लेव्स के पास वोटिंग राइट, ना फॉरेनर के पास वोटिंग राइट। ओनली 10-15% जो महिलाएं नहीं पुरुष होते थे उनके पास वोटिंग राइट्स होते थे। तो उस तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये आज की डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, टेंशन नहीं लेने का। आगे है प्रैक्टिकलिटी ओवर आइडियलिज्म। अनलाइक प्लेटो, एरिस्टोटल डज नॉट प्रपोज एन आइडियल स्टेट। वो बोलते हैं आइडियल स्टेट नहीं, हमें रियल स्टेट ही बनानी है जहाँ पे लोग खुश रह सकें। Instead, he focuses on what is practically achievable given human nature and circumstances. ये वैसा ही है। प्लेटो पता किसकी तरह सोचते हैं? प्लेटो सोचते थे हमारी तरह। जैसे हम रात को सोते हैं और सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठना और जिम जाना है, बॉडी बनाएंगे आर्नोल्ड की तरह। प्लेटो वैसे बंदे थे। वो तो चले गए,
और सपने हमें दे गए। पिछले 3 महीनों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सुबह उठने का। 2-3 बार उठा भी, पर कमरे के बाहर नहीं जा पाया। मैं भी अपने आइडियल वर्ल्ड में आर्नोल्ड हूँ, पर रियलिटी में कुछ भी नहीं। He also believes that the best form of government depends upon the specific condition of a society. तो अभी उन्होंने 3-4 गुड फॉर्म की गवर्नमेंट बताई ना, रिपब्लिक और भी 2-3 बताई। वो इसलिए बताई क्योंकि वो बोलते थे वो कंडीशन पे भी डिपेंड करेगी, सोसाइटी पे भी डिपेंड करेगी। जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, चाइना में डेमोक्रेसी सूट नहीं करती। चाइना ने प्रूव किया है, आज वर्ल्ड नंबर 2 की पावर है, और कुछ सालों में 5-6 सालों में या 10-15 सालों में वो यूएसए को सरपास कर देगी। एक टाइम पे चाइना की जीडीपी और चाइना की इकोनॉमी इंडिया के बराबर थी 1980 में। आज देख लो 4-5 गुना हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। समरी, in the summary we can say that Aristotle ethics and politics emphasize practicality, moderation, and the importance of a reason and virtue in achieving a social good life. His doctrine of the mean and focus on habit and education provide a framework for moral development, while his political theory highlights the state role in fostering human flourishing. Unlike Plato idealism, Aristotle approach is grounded in the realities of human nature and society. मतलब बड़े ही रियलिस्ट बंदे थे वो, आइडियलिस्ट बंदे नहीं थे। एम्पेरिकल एविडेंसेस पे विश्वास रखते थे, ना कि एक इनविजिबल दुनिया पे जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, अनलाइक प्लेटो। अगर हम क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ एरिस्टोटल फिलोसफी को देखें, अगर हम क्रिटिकली इनकी फिलोसफी को देखें, तो हम जानेंगे कि इनमें भी काफ़ी सारे गैप थे, जो आगे चलकर इनके जो अगली पीढ़ी है वो उनको उन गैप्स को भरेंगे और इनकी फिलोसफी को और चमकाएंगे। एरिस्टोटल फिलोसफी रिप्रेजेंट द culmination of Greek thought, refining and perfecting the idea of his predecessors, particularly Plato. While his system is more advanced and systematic than Plato, it is not without its flaws, as we discussed. इनमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज थे, तो चलिए एक एक करके उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ एरिस्टोटल फिलोसफी, एरिस्टोटल एडवांस ओवर प्लेटो, ये तो कोई शक की बात नहीं है। Purification of idealism, Aristotle take Plato theory of ideas and remove its crudities and unnecessary element. For example, he rejects Plato's mythical element such as soul, pre-existence, reincarnation, and the idea of a separate world of forms. He corrects Plato's confusion between reality and existence, arguing that the universal form exists within a particular thing, not in a separate realm. Yes, we already discussed. उन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर। एरिस्टोटल रिजॉल्व प्लेटो ड्यूलिज्म बाय असर्टिंग दैट फॉर्म एंड मैटर आर inseparable. Form is not a separate entity but the organizing principle within the material things. हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था ना, फाउंडेशन, फाउंडेशनल, जो हमने बीइंग के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। स्ट्रेंथ ऑफ एरिस्टोटल फिलोसफी, सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव थे। ये पहले फिलोसफर थे जो इतने ज़्यादा सिस्टमेटिक थे। ऑल्दो पहले फिलोसफर थे जिन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फिलोसफी में थे, वो थे प्लेटो, बट ये उनसे भी ज़्यादा क्रिटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी और पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट पढ़े। और हम जब +1 में आते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि नॉन मेडिकल रे या मेडले, नॉन मेडिकल रे या मेडिकल रे। He integrates empirical observation with theoretical reasoning, making his philosophy more grounded in reality than Plato. We already know. Philosophy of evolution, Aristotle introduced a teleological view of nature. Teleological view का मतलब क्या है? The purpose, where everything has a purpose and develop towards its end. He sees the world as a hierarchy of forms, from lower to higher,
each stage representing a greater realization of reason and purpose. This is the strength of Aristotle philosophy. उनके जो एथिक्स थे वो प्रैक्टिकल थे, वो रियलिस्ट थे, रेदर देन प्लेटो की तरह आइडियलिस्ट. तो वीकनेस जानते हैं इनकी ड्यूअलिज्म ऑफ फॉर्म एंड मैटर. डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्लेटो dualism, Aristotle introduced his own dualism between form and matter. He treats matter as a separate principle that exists alongside form, rather than deriving it from form. यहाँ पे वो थोड़ी गलती कर गए. This creates a problem. If form is the ultimate reality, how does matter arise? अगर किसी वस्तु की फॉर्म अल्टीमेट रियलिटी है, तो वो जो वस्तु जिस मैटर से बनी है वो कहाँ से आया? Aristotle does not explain this, leaving a gap in his system. कोई बात नहीं यार, गैप तो रहता ही है. Lack of necessity in forms. Aristotle does not demonstrate why the forms are necessary or how they are logically connected. उन्होंने नहीं बताया कि फॉर्म्स क्यों नेसेसरी है और वो लॉजिकली कैसे कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, he asserts that sensation is higher than nutrition, but does not explain why this must be the case. Without showing the logical necessity of the hierarchy of forms, his philosophy of evolution remains incomplete. कोई बात नहीं भाई साहब, आगे हमारे पास फिलोसोफर आएंगे जो कंप्लीट करेंगे इन चीज़ों को. इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज. उन्होंने बोला कि हर चीज़ का एक पर्पस होता है, बट क्यों होता है ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. Ambiguity about God. Aristotle concept of God as the unmoved mover in abstract and difficult to reconcile with physical world. He described God as a pure form and thought thinking itself, but this raises question about how God interacts with the world. उन्होंने ये नहीं बताया. जैसे उन्होंने प्लेटो ने बताने की कोशिश की थी कि कैसे हमारी जो सोल है वो परफेक्ट वर्ल्ड में थी, हम जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है, लाइक दैट एरर. पर ये बताना भूल गए. तो उनकी लेगेसी क्या है? यार बड़े ही खतरनाक फिलोसोफर थे, बड़े ही खतरनाक, शुद्ध फिलोसोफर. Aristotle philosophy had a profound influence on WT मतलब Western thought, shaping medieval Thomas and modern philosophy. His empirical approach laid the groundwork for the scientific method, and his ethics and politics remain influential in moral and political theory. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने इस लेक्चर को इन शब्दों से. Aristotle philosophy represents the highest achievement of Greek thought, refining and systemizing the ideas of his predecessor. While his system is not without flaws, obviously यार सारे कामों में फ्लॉज होते ही हैं, क्योंकि इंसान 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता. That is their limit. Particularly his dualism of form and matter and his failure to fully explain the necessity of forms, it remains one of the most comprehensive and influential philosophy in history of human. Aristotle emphasized on reason, virtue, and purpose, continues to offer valuable insight into how we can understand the world and live a good life. So, thanks for watching. आपका कहीं दिल से धन्यवाद कि आप इस मोड़ तक पहुंच गए. मेरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कैसा लगा, कहाँ कहाँ मेरे में अभी कमियां है और मैं उस कमियां को कैसे दूर कर सकता हूँ. आप कमियां भी बता दोगे तो भी चलेगा, मैं रिसर्च कर लूँगा और उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार बांटें. धन्यवाद. बाय.